मैटर। अभी तक आपने डुअल करैक्टर किसका पढ़ा था? डुअल करैक्टर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं डुअल करैक्टर ऑफ मैटर यानी पार्टिकल। मैटर या पार्टिकल बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं और ये प्रूव्ड है। मैं लाइन लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, उसे प्रूव भी किया उसने, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ठीक है। 1924 में ये यूज़ किया था, डी ब्रोगली ने इसे प्रूव किया था 1924, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक का मैटर ही लिखा उसने, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स लिखा है, पार्टिकल्स like electron have wave as well as पार्टिकल, या मैटर लिख देते हैं इसकी जगह पर, दो जगह पर पार्टिकल वर्ड लिखने से अच्छा है। मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन हैव वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। उसमें दोनों नेचर प्रेजेंट है, पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर या वेव नेचर को प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, डी ब्रोगली इक्वेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन मैं यहीं पर लिख देता हूँ, एज वेल एज पार्टिकल नेचर एज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा इज द वेवलेंथ, h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज़ द मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि मोमेंटम का मतलब क्या होगा? मास इंक्लूड होगा उसमें, यानी मास, ठीक है। ये p इज़ द मोमेंटम, p मोमेंटम है, h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ भी है और मास भी है, तो दोनों का रिलेशन है उसमें, ठीक। तो हम इसे ड्राइव कर लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p कैसे आया, ठीक है। ठीक, चलिए तो लिखते हैं, इन केस ऑफ फोटोन, चलो इसे पूरा लैंग्वेज लिख लेते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद any material particle। अब बस एक ध्यान रखना, एनी मटेरियल पार्टिकल इट शुड बी मूविंग, यानी कि उसकी कंडीशन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर मूविंग पार्टिकल्स, मतलब इट शुड बी मूविंग, मूविंग होना चाहिए तभी लैम्डा बनेगा, तभी हम वेवलेंथ को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। वाज कैलकुलेटेड बाय एनालॉग with photon फोटोन मीन्स जैसे कि क्या होता है, लाइट के केस में होता है, ठीक है, उसी केस से रिलेट कर सकते हैं। E इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन 1 किसके अकॉर्डिंग है ये? अकॉर्डिंग टू द प्लैंक, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स, ठीक है, क्वांटम थ्योरी।
ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। और ये तो आपको पता ही है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एच प्लैंक कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू क्या है, ये न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है, वेव की फ्रीक्वेंसी है। एक दूसरी इक्वेशन है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, पढ़ा होगा आपने, अकॉर्डिंग टू ठीक है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ठीक। एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ फोटोन, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास ऑफ फोटोन भी कह सकते हैं आप इसे, या पार्टिकल, जो भी, क्योंकि पार्टिकल नेचर है ना उसमें, मास ऑफ फोटोन या पार्टिकल लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यह पार्टिकल नेचर है, आइंस्टाइन ने यही तो कहा कि उसमें पार्टिकल नेचर है। एंड सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक, बट न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, देयरफॉर एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक। और अब सी से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। और द अबव इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू मटेरियल पार्टिकल, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, और लिख देते हैं इक्वेशन 3 इज एप्लीकेबल टू मटेरियल, to material particles if the mass and velocity of photon is replaced by the mass and velocity of particle of material particle। अगर आप उसे उससे रिप्लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी इक्वल टू एच अपॉन पी, वही जो मैंने आपको कहा, ठीक है। क्या है ये इक्वेशन बन गई है, और जहाँ एम वी इक्वल टू पी, यानी ये क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, क्लियर। और इसके और भी रिलेशन बना सकते हैं आप इसमें लैम्डा से, वैसे ही इक्वेशन यही है, इट इज़ नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है, इसी को डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। एंड इट इज़ वैलिड फॉर एनी मूविंग पार्टिकल, इट इज़ वैलिड फॉर एनी मूविंग पार्टिकल, किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए ये वैलिड है, ठीक है, क्लियर। और इसका इससे और भी रिलेशन बना सकते हैं आप, इसका काइनेटिक एनर्जी से भी इसका रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल से भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक।
क्लियर, उस तरह से इसका रिलेशन बना सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, यहीं पर ही लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसका एक यूज़ भी पढ़ेंगे जो आपको बताया था बोर्स थ्योरी में, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, कैसे इसकी हेल्प से डराइव करते हैं। ठीक, तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इज एक्सिलरेटेड by the potential difference V, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V, और विद इट्स वेलोसिटी या स्पीड v, स्मॉल v, ये कैपिटल V है, ये स्मॉल v है, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ev, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना कम वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी। आपको ये पहले ड्राइव करवाया हुआ है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ड्राइव करवाया हुआ है, मतलब ये लिखवाया हुआ है आपको। ये अगर ये V नॉट हो जाएगा, स्टॉपिक पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और हम उसे एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास हम दोनों काम कर सकते हैं, वी कैन स्टॉप द मूविंग इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वी कैन एक्सेलरेट द स्टॉप या रेस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट। वी कैन स्टॉप द मूविंग पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा, उसकी इट्स काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द EV नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना हम अप्लाई करेंगे और ई चार्ज के साथ यानी वोल्टेज इतना सप्लाई करें कि वो एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, आप उसे, वो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, आप उसे V वोल्टेज सप्लाई कर दीजिए, ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन V वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैथोड की तरफ से वो भागना शुरू हो जाएगा, क्यों, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम दोनों काम करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप भी कर सकते हैं इफ़ इट इज़ मूविंग, और इफ़ इट इज़ इन रेस्ट तो हम उसे मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। या एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, कैसे भी कहिए, कैथोड पर नेगेटिव आ जाएगा तो रिपेल होना शुरू हो जाएगा, या एनोड पर पॉजिटिव है तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, स्टॉप होगा, चलना शुरू कर देगा, उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम दोनों ही तरीके कर सकते हैं। तो यहाँ पर V लिखा तो वोल्टेज ये, क्योंकि ये वेरिएबल है मतलब इसलिए हम इसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसलिए V लिखा है। अगर ये स्टॉप करना होता तो क्या लिखते हैं, V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है। तो हमने इसे वेलोसिटी V प्रोवाइड करने के लिए इसे एक्सेलरेट कर दिया, वोल्टेज सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो V ध्यान रखना वोल्टेज है और स्मॉल v वेलोसिटी है। तो अब हम क्या, देयरफॉर इसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 2ev अपॉन m, ठीक, ये होगी वेलोसिटी। या आप क्या लिख सकते हैं इसे, और आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू √2 ke अपॉन m, ठीक है। m इज़ द मास, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, एनी अदर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर क्या हो सकता है, एनी अदर चार्ज्ड पार्टिकल,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बेस पर आप कोई और चार्ज पार्टिकल भी ले सकते हैं, लेकिन चार्ज डी होना चाहिए क्योंकि ई है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे भी ऐसे एक्सेलरेट करा सकते हैं जैसे हम इसे इलेक्ट्रॉन को करा रहे हैं। तो एम यहाँ पर मास क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है तो एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अदरवाइज़ वो कोई और पार्टिकल होगा तो उसका मास होगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है एम वी, ठीक है। और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो m इंटू अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ठीक। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू, हाँ अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लेना है तो m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर हम इसे लिखते हैं और मोमेंटम p इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एम ई वी। इसमें क्या दिक्कत है, काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी तो आना है, काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पर ई वी लिखा जाएगा, 2m ई वी, ठीक है। तो ये है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ वेलोसिटी है, सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी तो स्क्वायर हो जाएगा ना अगर वेलोसिटी, हाँ अंडर रूट, ठीक है, नहीं सही है m, ठीक है। यहाँ अंडर रूट इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 2m, हाँ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी अब रिलेशन, अब लैम्डा का तो कोई यूज़ हुआ ही नहीं इसमें, ठीक है। इस लैम्डा का, लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी है मोमेंटम, तो एच के यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक। लैम्डा इक्वल टू क्या है, एच अपॉन पी, तो एच अपॉन क्या हो गया, अंडर रूट टू एम ई वी, ठीक। ये होता है लैम्डा, ठीक। वोल्टेज के साथ इसका रिलेशन होता है, ठीक, इसे याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ होता है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी था, पी की वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व की है अभी, ठीक है। और ये वी वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना, वेलोसिटी को मैंने स्मॉल वी लिखा है और वोल्टेज को कैपिटल वी लिखा है, पोटेंशियल को, तो ये है, ठीक। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूँ तो फॉर इलेक्ट्रॉन वैल्यूज़ आर कॉन्स्टेंट, ये तो हमने यूनिवर्सल लिख लिया है, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। m इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। E इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वोल्टेज, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू गॉट 12.24 अपॉन अंडर रूट वी वोल्टेज एंगस्ट्रॉम आपको मिलेगा, ठीक है। किस क्या यूनिट मिलेगी, एंगस्ट्रॉम, बट इट इज़ ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन। इफ़ इट इज़ रिप्लेस बाय न्यूट्रॉन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह वो सॉरी न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता, प्रोटॉन होगा। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ रिप्लेस बाय प्रोटॉन तो मास क्या ये रहेगा, नहीं, मास हो जाएगा जो आपको बताया हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, चार्ज तो हाँ यही रहेगा, तो अब ये आंसर नहीं आएगा। यानी ये किसके लिए है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। और ये किसके लिए है, ये वाली इक्वेशन किसके लिए, फॉर ऑल मूविंग पार्टिकल्स, जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, उन सभी के लिए है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और ये वाला पार्ट तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है, ओनली फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इसके बेस पर। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है,
आईआईटी में, मेडिकल में, ऐसे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये फोटोन है और ये है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब दूसरा लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटे जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है। फोटोन, फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, ठीक है, और इसकी एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ½ mv² होती है, ठीक है। यानी फोटोन की एनर्जी सोल्व करना है तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसकी एनर्जी सोल्व करना है मूविंग पार्टिकल तो वेलोसिटी चाहिए। इसका वेवलेंथ कैसे सोल्व करते हैं, वेवलेंथ किस तरह से सोल्व होगा, c/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, यही तो लिखवाया था, ठीक है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लैम्डा सोल्व करना है तो h/mv, ठीक है। तो किसी, और ये मिक्स नहीं करते हैं, वी शुड नेवर इंटरचेंज एनी ऑफ दीज डू नॉट इंटरचेंज, ये इंटरचेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कभी फोटोन के लिए ये इक्वेशन यूज़ नहीं होगी और इसके लिए ये इक्वेशन यूज़ नहीं होगी अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में लिखा ना हो, ठीक है। until unless question has the statement that we can use the photon equation for particle or we can use the particle equation for photon, क्लियर। जब तक वो नहीं कहता है तब तक यूज़ नहीं करना है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो नेचर है वो अपना दोनों का अलग अलग नेचर होता है, ठीक है, तो इसलिए सेपरेटली ही इसे यूज़ करना है, क्लियर। चलिए, अब डी ब्रोगली का हम बता रहे थे कि बोर्स इक्वेशन में उसका रोल है, ठीक है, क्या, किसमें, जो आपको बताया था डेरिवेशन ऑफ बोर्स, ठीक है। mvr इक्वल टू NH/2π को डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो, ठीक। चलिए, डेरिवेशन ऑफ mvr NH/2π on the basis of de Broglie इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन के बेस पर हम उसका डेरिवेशन करते हैं। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, डुअल करेक्टर है, इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल करेक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली electron has dual character and therefore it revolves in orbit like wave as follows, ठीक है, वेव की तरह। अब ऑब्वियसली जब आप कह रहे हैं कि वो डी ब्रोगली ने कहा कि डुअल करेक्टर, तो ठीक है, तो m मास पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m ही है, मास तो वही रहेगा, ये ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, लाइक वेव, इस तरह से मूव करेगा, लाइक वेव, ठीक है। और वेव भी कैसा बनना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वेव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंस्ट्रक्टिव वेव है। कंस्ट्रक्टिव वेव मतलब पूरा पूरा कंप्लीट एक सर ये बनेगा, ये तो काट देते हैं, ठीक है, पूरा सर्किट बने, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव,
कंस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है। और अगर हम बात करें कि डिस्ट्रक्टिव कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा इस सर्कुलर ऑर्बिट में वेव मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूविंग लाइक वेव, लेकिन ये वेव मैच नहीं करेंगे इस तरह से। ठीक, तो यहाँ ये मैच नहीं करेगा, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव वेव है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। तो ये एक होता है कंस्ट्रक्टिव वेव। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव वेव की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो कंस्ट्रक्टिव वेव बनी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव आपको बताया स्टैंडिंग वेव है ये। ठीक, कंस्ट्रक्टिव वेव सरकमफ्रेंस उसका मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इसका कंस्ट्रक्टिव की ही बात कर रहे हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वेव नहीं चाहिए हमें, तो कंस्ट्रक्टिव। और अगर कंस्ट्रक्टिव है तो ये क्या करेगा, इफ़ द वेव इज़ कम्प्लीटली इन फेज, इसे कम्प्लीटली इन फेज कहते हैं। ठीक है, इफ़ द वेव इज़ कम्प्लीटली इन फेज, ठीक है, फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो कंप्लीटली इन फेज का मतलब फर्स्ट, देन द circumference then the circumference of the orbit, ऑब्वियसली 2D है, एक सर्किल है तो सर्किल का circumference होगा ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, और मल्टीपल भी कैसा होगा, नॉर्मल नहीं, मस्ट बी द इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल होना चाहिए, मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, सिंपल मल्टीपल नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा। ठीक है, देयरफॉर 2 पाई आर, ये यहाँ से यहाँ तक हमने रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा। अब आप ध्यान से देखिए, एक लैम्डा, यहाँ तक 2 लैम्डा, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 लैम्डा है। जिस डायग्राम को हम बना रहे हैं उसमें टोटल 6 लैम्डा है। इसमें नहीं बनेंगे, इसमें नहीं आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। ठीक है, या नहीं बनेंगे, ये कंप्लीट ही नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, यानी कि ये इन फेज़ नहीं है, आउट ऑफ फेज़ है, आउट ऑफ फेज़, ये इन फेज़ है, ये आउट ऑफ फेज़ है। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा। ठीक है, आर इज़ द रेडियस, आर रेडियस है। ठीक है, और लैम्डा एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव मेड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल। ठीक है, इस तरह से इट इज़ नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल, ये होता है एन। ठीक है, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक, और ये एन इंटीजर होना चाहिए, एंड शुड, वो तो ऑब्वियसली ऊपर लिखा है, इट शुड बी इंटीजर। ठीक है, इट शुड बी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ही होना चाहिए।
इट शुड बी इंटीजर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 है और एक लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी, इक्वेशन 2 कहाँ से होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 तो पुट कर देते हैं, दोनों के लैम्डा क्या है, सेम है, तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक, और लैम्डा को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, या हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, प्रूव्ड, ठीक है। तो बोर के पास इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं था, मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं था, लेकिन डी ब्रोगली ने ड्वेल करेक्टर मान करके इसे प्रूव कर दिया। बोर ने ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसने तो सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसिडर किया था, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मैंने ये लिखवा दिया है। अब इसके डी ब्रोगली कंप्लीट हो गया। डी ब्रोगली के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और समरफेल्ड पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, लास्ट टॉपिक आ जाएगा इस चैप्टर का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड डे।